Hello and welcome to Muscle Med 101. So today we will cover therapeutic ultrasound. तो इलेक्ट्रोथेरेपी की प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट मोडालिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन फर्स्ट पार्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स वर्किंग एंड मैकेनिज्म्स एंड इन सेकेंड पार्ट व्हाट क्लिनिकल implications it have. So starting with ultrasound. अल्ट्रासाउंड इज सेम एज साउंड वेव, ठीक है। तो जो हमारी साउंड वेव है, जो हम बातें कर रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड भी वही है, बस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव है। तो हमारी जो नॉर्मल साउंड वेव होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। मतलब नॉर्मल ऑडिबल हेयरिंग रेंज जो हमारी होती है, जिस साउंड को हम सुन सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की, ठीक है। तो नॉर्मल हेयरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसके आगे जो भी आती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा जो भी होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है, ठीक है। मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं हम उसको। तो ये अल्ट्रा सोनिक वेव्स हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे जो भी होती है उसको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड आपने पिछले जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोथेरेपी में उसमें देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें 20,000 हर्ट्ज से लेकर लगभग कुछ 5 to 10 मेगा हर्ट्ज तक थी, ठीक है। तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड है वो इसी रेंज में लाई करती है। पर जो हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, जो रेंज हम यूज़ करते हैं 0.5 हर्ट्ज से लेकर 5 हर्ट्ज तक की, ठीक है। और मेगा हर्ट्ज तक की, 0.5 to 5 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो 0.5 to 5 मेगा हर्ट्ज तक की रेंज हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है फिजियोथेरेपी में वो होती है 1 मेगा हर्ट्ज और 3 मेगा हर्ट्ज की। 1 मेगा हर्ट्ज और 3 मेगा हर्ट्ज, या आपने देखा होगा अपनी अल्ट्रासाउंड की मशीन में भी दोनों फ्रीक्वेंसीज को। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल साउंड वेव ही है। तो नॉर्मल साउंड वेव का नेचर कैसा होता है, वो कैसे आगे ट्रांसमिट होती है, हम वो देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हवा में मॉलिक्यूल्स है कुछ, और ये ट्यूनिंग फोक है। अगर मैं इस ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करूँगा यहाँ से, तो मुझे, अगर मैं ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करूँ तो मुझे इसकी आवाज़ सुनाई देगी। पर ये आवाज़ मुझे कैसे सुनाई देगी वो हम देखते हैं। तो हमारे एयर में मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशंस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम मोशंस में मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करता हूँ, तो जो जस्ट ट्यूनिंग फोक के आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करने से ट्यूनिंग फोक किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लगता है, जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का वो ट्यूनिंग फोक होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेशन आगे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ से वाइब्रेशन, ये जो ट्यूनिंग फोक है, अब ये वाइब्रेट होगा, ठीक है। ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होगा, जिससे जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स है ये इनको आगे धक्का देगा, ठीक है। तो जो इसके जस्ट आगे मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने पाथ पे ऑसिलेट करेंगे, वो आगे जाएंगे पीछे आएंगे, क्योंकि इसने इसको पुश किया। तो ये जो जस्ट इसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे चले जाएंगे, और जो उसके आगे मॉलिक्यूल्स थे उनको आगे पुश करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आगे इन मॉलिक्यूल्स को देंगे, और ऐसे ही करके ये एनर्जी आगे 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 देते रहेंगे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अब जब मेरे कान तक ये आवाज़ पहुंच गई, तो ये जो लास्ट के मॉलिक्यूल्स हैं ये मेरे एयर ड्रम पे जाके टकराएंगे और मैं ये साउंड को सुन पाऊंगा। तो हमको जो पैटर्न देखने को मिलता है इस साउंड वेव का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कुछ पोर्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास पास हैं, और कुछ पोर्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं।
तो ये जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं हम इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो जो साउंड वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू आगे 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 बढ़ती रहती है। तो यही सेम हमने ग्राफ बना रखा है। तो ये है कंप्रेशन और ये है रेयरफैक्शन। तो ये पार्ट में वेव्स मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं और इस पार्ट में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। यहाँ पे दूर दूर हैं और यहाँ पे पास हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से हमारी वेव्स जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं है। ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ से जाके सीधा वहाँ मेरे कान में आके नहीं बता रहा कि यहाँ पे कुछ साउंड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह वाइब्रेट हो रहे हैं। पहले भी ये रैंडम मोशंस में थे, किसी चीज़ के वाइब्रेशंस की वजह से ये और ज़्यादा स्पीड में आए और ये अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करते गए। तो इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। और तो जो अल्ट्रासाउंड है हमारी वो एक वेव है। तो हर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है कुछ। तो ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है एक सेकेंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है। और ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होता है और मैक्सिमम हाइट तक जो जाती है वेव वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, ये दो फंक्शंस पे डिपेंड करती है। वो है वेलोसिटी जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होगी। तो अब मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल्स को आगे एनर्जी प्रोवाइड करके आगे ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी को। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स पहले से ही बहुत पास पास में होंगे तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये बहुत तेज़ होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होएगी। तो इसीलिए जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो गैस है, जैसे गैस में जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो जो साउंड की स्पीड है वो बहुत धीरे होएगी। तो गैस में जो साउंड की वेलोसिटी होती है, एयर में मान लेते हैं, एयर में अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड होती है। बोन में देखा जाए तो बोन में एवरेज देखा गया कि 2800 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। और सॉल्ट वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। तो सॉल्ट वाटर जो है, जितनी स्पीड सॉल्ट वाटर में है, देखा गया कि उतनी ही वेलोसिटी हमारे टिश्यूज़ में भी होती है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे टिश्यू भी सेल्स हैं जो एक सॉल्ट वाटर में पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या है, वाटर है, और इसमें बहुत सारे आयन्स हैं जिसमें सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे टिश्यूज़ में साउंड की स्पीड होती है वो लगभग इतनी ही होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो साउंड वेव है वो अपनी एनर्जी को पाथ में जाते जाते कहीं ना कहीं डिसिपेट करेगी। तो इसके पाथ में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा उतना ही ज़्यादा हीट को ये डिसिपेट करेगी, उतना ही ज़्यादा एनर्जी का लॉस होएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके पाथ में, इसको हम बोलते हैं एटेन्युएशन, ठीक है, जिससे होता है लॉस ऑफ एनर्जी। और ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है हीट के फॉर्म में, और यही हीटिंग हम अल्ट्रासाउंड में आगे पढ़ेंगे, जो थर्मल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है। तो अब आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पे, कि ये जो अल्ट्रासाउंड हम मोडालिटी में यूज़ कर रहे हैं ये प्रोड्यूस होती कैसे है। तो हमको कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस करनी है तो हम नॉर्मली साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करूँगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होएगी। तो ये जो वाइब्रेशंस है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, हम ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसीज पे, जो कि अल्ट्रासाउंड के अंदर लाई करती है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सके, जो कि मेगाहर्ट्ज़ में हो। तो हमको अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वर्क कैसे करता है, इससे पहले हमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये जो है बीच में ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, यही मटेरियल बीच में है, और इसके बाहर ये जो ब्लू कलर के हैं ये दो मेटल प्लेट्स हैं,
ठीक है, तो ये दो मेटल प्लेट्स हैं। तो अगर मैकेनिकली इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को दबाया जाए, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस डाला जाए इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेसेस पे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो वही चार्जेस मेटल के सरफेसेस पे आ जाएंगे। तो जब मैं मैकेनिकल डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस करता हूँ थ्रू दीज मेटल प्लेट्स, इसके बाहर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, और इन मेटल प्लेट्स को अगर मैं किसी डिटेक्टर पे कनेक्ट करूँ या वोल्ट मीटर पे कनेक्ट करूँ, तो इधर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होएगा। तो ये बताता है कि व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन आर अप्लाइड टू अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो आपको पता चल गया कि जब किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर हमको अल्ट्रासाउंड में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस चाहिए, तो हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा करते हैं, जो कि होता है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कुछ नहीं करते, हम बस इसमें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कनेक्ट कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं एसी जनरेटर से, ठीक है, जो कि ऑसिलेट हो रहा है, और ये इस मटेरियल को डिफॉर्म करता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इस मटेरियल को डिफॉर्म करेगा, और इसकी डिफॉर्मेशन की वजह से अब ये वाइब्रेट होगा एक फ्रीक्वेंसी पे, और जो आगे ये वाइब्रेशंस है ये ट्रांसमिट होएगी। तो जो अल्ट्रासाउंड है वो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो आपको पता चल गया, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है जो हमने यहाँ पे सर्किट लगा रखा है, जो करंट आ रहा है, और जो ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी थिकनेस कितनी है, इसका शेप कैसा है, उस पर। तो अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते कौन कौन से हैं? तो जो कॉमनली यूज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो होता है क्वार्ट्ज, बेरियम टाइटेनेट, और तीसरा है लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट। इसको हम PZT भी बोलते हैं। तो या तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं या फिर बेरियम टाइटेनेट और PZT हम यूज़ करते हैं। ये बेरियम टाइटेनेट और PZT जो है ये सिंथेटिक सिरेमिक मटेरियल के बने होते हैं। तो अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन में कहाँ पे होता है, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे होते हैं, नेक्स्ट हम उसको देखते हैं। तो आप सबने अल्ट्रासाउंड मशीन देखी होगी, तो वो काम कैसे करती है वो देखते हैं अब। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन का मेन बॉडी है जिस पे आप इंटेंसिटी वगैरह सेट करते हो, ठीक है, और ये हेड है जो वायर्स आ रही है, और फिर ये आपका ट्रीटमेंट हेड है। तो सबसे पहली चीज़ होती है पावर सप्लाई, जहाँ से आप मशीन को पीछे से ऑन ऑफ करते हो, और ये यहाँ पे अपने सोर्स से कनेक्टेड है, वायर से। तो पावर सप्लाई जाती है दो जगहों पे। पहला, आगे ऑसिलेटर सर्किट होता है एक, जो मेन सर्किट होता है। ऑसिलेटर सर्किट इस AC करंट से उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट करता है, 1 मेगाहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट है, और ये जो दूसरी जगह पावर सप्लाई इसकी जा रही है वो है कंट्रोल सर्किट, या फिर इसको गेटिंग सर्किट भी बोलते हैं। ये कंट्रोल सर्किट तो ये क्या कर रहा है, ये आगे जाके ऑसिलेटर सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। तो जब आप पल्स मोड पे अल्ट्रासाउंड को चलाते हो तो 1:1 या 1:4 पे चलाते हो, तो ये जो कंट्रोल सर्किट है ये इस ऑसिलेटर सर्किट को ऑन या ऑफ करता है उस ड्यूरेशन के लिए। जैसे 1:4 में
1 रेशियो के लिए ये इसको ऑन रखेगा और 4 रेशियो के लिए इसको ऑफ रखेगा। ठीक है, तो ये है कंट्रोल सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट। अब यहाँ से वायर निकलती है। ठीक है, तो ये है कोएक्सियल केबल्स, और ये जाती है ट्रीटमेंट हेड पे। तो ये जो 5th चीज़ है इसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, या फिर ट्रीटमेंट हेड। तो इस ट्रीटमेंट हेड के अंदर होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो इस ट्रीटमेंट हेड के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है। ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है? मान लेते क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ है। इसके ऊपर एक लिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जहाँ से इस पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है केबल से। और दूसरी वायर ये जो बाहर मेटल प्लेट है इस पे अटैच्ड है। तो जब ये करंट इधर आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जब इधर आता है, तो ये इस क्रिस्टल पे मैकेनिकल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और ये क्रिस्टल वाइब्रेट होने लगता है, कंप्रेस होता है और फिर वापस अपनी जगह पे आता है। तो ये इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो बाहर मेटल प्लेट लगी है, ये मेटल प्लेट है, ये एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है और यही वाइब्रेशंस आगे ट्रांसमिट होती है और हमारी बॉडी में जाती है। तो ये है ट्रीटमेंट हेड। अब इसके अंदर ऑसिलेटर सर्किट के अंदर एक और चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसमें एक होता है पल्स का मोड। तो पल्स कैसे कंट्रोल होती है कंट्रोल सर्किट से, वो बता दिया आपको। अब एक उस जगह पे आपको इंटेंसिटी भी सेट करनी होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी सेट कैसे होती है? तो जो अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी होती है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो हमने अल्ट्रासाउंड की वेव बना रखी, ये जितना ऊपर जाएगी ये उसकी इंटेंसिटी है और इसी इंटेंसिटी को हम वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं और वही इंटेंसिटी आप अपनी मशीन में सेट करते हो। तो ये इंटेंसिटी सेट करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सर्किट होता है। ठीक है, जो कि इस ऑसिलेटर सर्किट के अंदर ही होता है। और ये रेजिस्टेंस सर्किट जो हमारी इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी कम इंटेंसिटी होएगी। तो ये रेजिस्टेंस सर्किट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो ट्रीटमेंट हेड है, ट्रीटमेंट हेड को हम ऐसे ही ऑन करके हवा में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपने सुना होगा, वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, कि जो हेड है उसका, उस पर जो आपकी अल्ट्रासाउंड निकलेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी और वहीं रिफ्लेक्शन होती रहेगी, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट हेड जो है या फिर जो अंदर क्रिस्टल है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कुछ मशीन्स में, जो नई मशीन्स आती है, उनका जो मेटल प्लेट होती है बाहर, तो उस पर कॉन्टैक्ट सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो 7 चीज़ है हमारी कॉन्टैक्ट सेंसर्स। तो कॉन्टैक्ट सेंसर्स क्या करते हैं? जब भी ये जो ट्रीटमेंट हेड है हमारा, ये किसी डेंस मीडियम से कॉन्टैक्ट में नहीं होता, ये टर्न ऑफ कर देता है मशीन को। ठीक है, ये जो क्रिस्टल वाइब्रेट हो रहा है ये इसको बंद कर देता है। तो जब हमारा अल्ट्रासाउंड का जो हेड है आपने ऐसी पकड़ रखा और मशीन ऑन कर दी और कॉन्टैक्ट सेंसर्स उस पर है, तो वो बंद रहेगा। जैसे ही आप उसके ट्रीटमेंट हेड के वहाँ पे पानी रखोगे या उसको पानी के अंदर डालोगे या जेल रखोगे या उसको हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखोगे, तो वो वापस से ऑन हो जाएगा थ्रू दीज कॉन्टैक्ट सेंसर्स। अब मशीन के पार्ट्स आपने सारे देख लिए हैं, तो अब इस मशीन को ऑन कर देते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड है, आपने इसको पावर सप्लाई पे लगा दिया। अब ये अल्ट्रासाउंड वाइब्रेट, जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट हो रहा है और जो बाहर मेटल है वो वाइब्रेट हो रही है
और वो वाइब्रेशंस आगे जा रहे हैं। तो ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं आगे वो हम अभी देखेंगे। तो जो अल्ट्रासाउंड के पास वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं नियर फील्ड, और ये बाद वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं फार फील्ड। इसको हम फ्रेनल जोन भी बोलते हैं, और इसको फ्रॉनहोफर जोन बोलते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड है, जस्ट जो उसके आगे नियर फील्ड होता है, नियर फील्ड में जो वेव्स हैं वो बहुत ही इरेगुलर होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है, और जैसे जैसे वो दूर जाती जाती है वो थोड़ा बहुत वाइडर होने लगती है और यूनिफॉर्म होती जाती है या फिर रेगुलर होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब कुछ वेव्स जो सेम फेज में होती हैं वो आपस में जुड़ के एक सुपर इम्पोज करके एक बड़ी वेव बना लेती है, और कुछ वेव्स जो ऑपोजिट फेज में होती हैं वो आपस में मिलके कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। तो कुछ वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, कुछ वेव्स का एम्पलीट्यूड कम होता है। तो इसीलिए ये जो इरेगुलरिटीज हैं ये नियर फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही ये दूर चला जाता है इसका इन्फ्लुएंस अल्ट्रासाउंड से दूर होता जाता है और यहाँ पे जो वेव्स है वो यूनिफॉर्म होने लगती है। ठीक है, तो ये होते कैसे हैं वो हम यहाँ ग्राफ में देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में देखने से तो आपको लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, ये नॉर्मल सीधा जा रहा है सारा और फिर फार फील्ड में आगे चला जा रहा है, यहाँ से फार फील्ड शुरू हो रहा है। लेकिन अब अगर आप इस ग्राफ को ऐसे करके देखो, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, यही सेम ग्राफ है यहाँ पे बना हुआ, इसको हम z एक्सिस में देख रहे हैं आप, ठीक है, आगे देख रहे हैं ये कैसे आगे जा रही है। तो अब ये अल्ट्रासाउंड का जो हेड है, अल्ट्रासाउंड के हेड से एक वेव थोड़ी निकलती है, सिर्फ बहुत सारी वेव्स निकल रही है पूरे अल्ट्रासाउंड के हेड से। तो ये बहुत सारी वेव्स यहाँ पे दिखा रखी है कि एक टाइम पे अल्ट्रासाउंड के हेड से बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं। तो ये जो वेव्स हैं, यही मैंने बोला कि नियर फील्ड में, फ्रेनल जोन में, इन वेव्स में इरेगुलरिटीज होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये सब वेव्स सेम एम्पलीट्यूड से आगे नहीं जाएगी, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। और जो सेंटर जोन होता है, सेंटर जोन पे ज़्यादा एनर्जी कंसनट्रेटेड होती है, इसलिए सेंटर जोन में एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो ये सेम एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ बना रखा है ये। लेकिन इसके साइडों में आप जब देखोगे तो जो बाकी वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होंगे वो बहुत ही कम होंगे, इंटेंसिटीज जो होंगी वो बहुत कम होंगी। तो यही इरेगुलरिटीज जब आगे हम जाते जाते हैं फार फील्ड में, तो ये कम होती जाती है और एक यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड हमें मिलता है। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये धीरे धीरे कम होता जाता है, अब जितना ज़्यादा दूर वो अल्ट्रासाउंड से जाता है, तो यूनिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है वेव्स की। तो फ्रेनल जोन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये जो ट्रीटमेंट हेड है, जो हमारा अल्ट्रासाउंड का हेड होता है सर्कल, उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर अपॉन में वेवलेंथ। ठीक है, तो मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, और वैसे भी जो हमारे हेड होते हैं, अल्ट्रासाउंड हेड होता है वो 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर्स के होते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का अगर 3 सेंटीमीटर डायमीटर का कोई हेड है तो उसका रेडियस कितना होगा? 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया? 2.25 सेंटीमीटर। और जो वेवलेंथ होती है 1 मेगाहर्ट्ज की, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, तो अगर 1500 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड जो टिश्यूज में हमारी वेलोसिटी थी, हम उसको यहाँ पे डालें और फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज की डालें, तो जो हमारा अल्ट्रासाउंड का वेवलेंथ आएगा वो अराउंड 1.5 mm का आता है। तो हम इसको mm में कर लेते हैं, तो ये हो गया 225 mm। ठीक है, हमने 1.5 सेंटीमीटर जो कि होता है 15 mm को उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1.5 mm, तो हमारे पास आ गया 150 mm जो कि हो गया 15 सेंटीमीटर।
तो 1 मेगाहर्ट्ज की अप्रॉक्स जो फ्रेनल जोन की लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है, 15 सेंटीमीटर तक जाता है। तो हमारा जो ये फ्रेनल जोन है यही हमारे अल्ट्रासाउंड के काम में आता है। तो इस फ्रेनल जोन को ही हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, फ्रॉनहोफर जोन या फार फील्ड को हम नहीं देखते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ इंटेंसिटीज़ जो हैं वो कम पीक्स की हैं और कुछ इंटेंसिटीज़ ज़्यादा पीक्स की हैं, इसीलिए ये इरेगुलर है। तो इसी जो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने यहाँ पे बना रखा था, इसको हमने सीधा सीधा यहाँ पे बना दिया है। तो कुछ का एम्पलीट्यूड कम है या इंटेंसिटीज़ कम है और कुछ की ज़्यादा है। तो अगर हमको इसका एवरेज देखना हो तो इसका एवरेज कम होएगा, यहाँ पे लाई करेगा। और इसकी अगर पीक देखनी हो कि हाईएस्ट एक कब पहुँचा था किसी टाइम पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी पीक इंटेंसिटी। तो हम इस वेव की पीक इंटेंसिटी या फिर एवरेज इंटेंसिटी बता सकते हैं। ठीक है, पीक इंटेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटी। और यही पीक इंटेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटी हम एक स्पेस में बता सकते हैं या एक टाइम के अंदर बता सकते हैं। तो ये हम या तो टेम्पोरल पीक इंटेंसिटीज बता सकते हैं या फिर टेम्पोरल एवरेज इंटेंसिटीज बता सकते हैं। एक टाइम के अंदर कितना एवरेज था और एक टाइम के अंदर कितनी पीक थी, या फिर एक स्पेस के अंदर कितना एवरेज था या कितनी पीक्स थी। तो ये है पीक इंटेंसिटीज। और ये है एवरेज इंटेंसिटीज। तो किसी भी अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी को हम इन 4 तरीकों से बताते हैं: स्पेशियल एवरेज, टेम्पोरल पीक, स्पेशियल एवरेज, टेम्पोरल एवरेज, स्पेशियल पीक, टेम्पोरल एवरेज, स्पेशियल पीक, टेम्पोरल पीक। तो हमारी मशीन में जो जनरली हम देखते हैं तो स्पेशियल एवरेजेस ही हम लेते हैं। ठीक है, स्पेशियल एवरेजेस हम लेते हैं। तो ये दोनों रह गए। इसके अंदर भी जो टेम्पोरल पीक वाला पार्ट है, टेम्पोरल पीक जो है वो मशीन हमको डिस्प्ले करती है। जो मशीन हमको इंटेंसिटी डिस्प्ले करती है वो SATP को डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो कैसे डिस्प्ले करती है वो मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। अगर आपने सेट की है इंटेंसिटी 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पल्स कर दिया 1:1, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटेंसिटी तो 2 ही देगी। ठीक है, 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी देगी, लेकिन 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी देके फिर उतने ही, मतलब जितने देर तक इसने ये दी है उतने ही रेशियो का रेस्ट इंटरवल होगा। अगर मैं 1:1 में दे रहा हूँ तो ऐसे वो चेंज हो जाएगा जितने इंटरवल में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 1:4 में दूंगा तो 1 में ये रहेगी और 4 में रेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही 1:1 देखते हैं। तो 1:1 में 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी गई, फिर रेस्ट पीरियड आया, फिर 2 वाट पर सेंटीमीटर की इंटेंसिटी गई, फिर रेस्ट आया। तो ये SATP हमको उसके अंदर दिख रही है, लेकिन असलियत में हमको कितनी मिल रही है तो वो हम देखते हैं टेम्पोरल एवरेजेस से। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट हेड है, अगर हम उसको मेजर करें कि इससे इंटेंसिटीज़ कितनी निकल रही है, इससे वाइब्रेशंस कितनी निकल रही है, उसको मेजर करें तो हम उसको SATA से मेजर कर सकते हैं, स्पेशियल एवरेज और टेम्पोरल एवरेज। तो अगर मैं एक टाइम के अंदर इस इंटेंसिटी को देखूं, ठीक है, वैसे तो मैं 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा था 1:1 पल्स करके, और मैंने बताया कि ये जो मशीन में 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको दिखा रहा है तो हम 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही दे रहे हैं, लेकिन रेस्ट में दे रहे हैं। पर अगर इसको टाइम के अंदर देखोगे कि मेरे को 1 मिनट में मिली कितनी एनर्जी, तो मुझे मिली तो आधी एनर्जी ना, क्योंकि बीच बीच में रेस्ट भी आ रहा था, वो भी 1:1 है, तो मतलब 50% टाइम रेस्ट था और 50% तक इंटेंसिटी जा रही थी। तो अगर मैं एवरेज देखूं इसका तो मुझे 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिली है कुछ एक टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसकी हाफ मिली है। तो स्पेशियल एवरेज और टेम्पोरल एवरेज जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। मशीन में जो हमें दिखती है वो स्पेशियल एवरेज टेम्पोरल पीक इंटेंसिटीज़ होती हैं। इसको अभी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी सेट करते टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सोनिक वेव्स पे। इसमें एक और चीज़ आ गई है, मैंने बोला कि नियर फील्ड में जो वेव्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस नॉन यूनिफॉर्मिटी को कौन बताता है, तो वो बताता है BNR, बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो। ठीक है, तो ये बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो क्या है, ये डिफरेंस है पीक इंटेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटीज के बीच में। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेशियो होगा ये वाला, और ये बताएगा कि उतना ही ज़्यादा इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी है। तो अगर ये पीक्स जो हैं ये
एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगी तो PNR भी ज़्यादा रहेगा। तो अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सोनिक वेव्स पे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो अल्ट्रासाउंड है वो अपने पाथ में जाते जाते एनर्जी डिसिपेट करेगी हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस अल्ट्रासाउंड को जो अपने पाथ में रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हम बोलते हैं अकाउस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को अकाउस्टिक इम्पीडेंस। और ये जो अकाउस्टिक इम्पीडेंस है ये वेलोसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की। तो इसको हम लिखते हैं Z इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू में वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू में वेलोसिटी। तो जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होएगी उस मीडियम के अंदर और जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होएगी उतना ही ज़्यादा अकाउस्टिक इम्पीडेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड से साउंड वेव आएगी उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो आगे देगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आगे देगी उतना ही ज़्यादा वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होएगी। और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होएगी उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले से ही पास रहेंगे। तो अकाउस्टिक इम्पीडेंस आपको पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अभी जो हमारी साउंड वेव्स हैं इसको अलग अलग मीडियम के होते हुए थ्रू निकलना है। पहले ये जाएगी हमारे जो हेड है उससे जेल जो हम बीच में मीडियम लगाते हैं, मान लेते हैं अल्ट्रासोनिक जेल। उसके बाद हमारी स्किन में, फिर मसल में, टेंडन्स में, बोन्स में, तो अलग अलग सरफेसेस के थ्रू होते हुए इसको निकलना है। तो इन मीडियम्स के थ्रू होते हुए निकलते हुए ये रिफ्लेक्ट भी होएगी कुछ वेव्स और कुछ वेव्स रिफ्रैक्ट भी होएंगी। तो इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत ही कम वेव्स जो हैं वो आगे तक पहुंच पाती है और कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे को आने लगती है। तो जब कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे को आने लगती हैं तो दो चीज़ें होती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं, अलग अलग फेज में होती है, ये ऐसे 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 जा रही है और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और इसी के साथ जो दूसरी वेव्स है वो ऐसे जा रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी जब ये ओवरलैप करेंगी तो। और अगर दो वेव्स सेम फेज में हैं तो जब ये सुपर इम्पोज करेगी एक दूसरे को तो ये एक बड़ी वेव बना देगी, ठीक है, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। और इस वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। और ये जो स्टैंडिंग वेव्स है ये ब्लड वेसल की जो एपिथेलियम है उसको डैमेज कर सकती है और भी टिश्यूज़ में डैमेज कर सकती है। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन बहुत ही कम चांस है होने के, कि एक तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे हमको अल्ट्रासाउंड देनी पड़ेगी जो कि हम नहीं देते, और हम जो ट्रीटमेंट हेड है उसको मूव करते रहते हैं, तो ये स्टैंडिंग वेव बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए हमको जो अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट हेड है वो मूव करते रहना चाहिए ताकि स्टैंडिंग वेव ना बने, ठीक है, और टिश्यू डैमेज ना हो। अब हमने पहले बात करी थी कि जो ये अल्ट्रासाउंड है वो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है और कितनी होती है वो हम अभी देखते हैं, और टिश्यूज़ अलग अलग टिश्यूज़ में कैसे होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है हीट एनर्जी में, और जो अल्ट्रासाउंड की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि वो कन्वर्ट होती जाती है हीट एनर्जी में। तो ये अल्ट्रासाउंड हमने यहाँ पे दिया था 100% की इंटेंसिटी, और जैसे जैसे वो टिश्यूज़ के अंदर जाती जा रही है, ये डेप्थ है और ये इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी कम होती जाती है और बिल्कुल ही कम हो जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो जब इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड की 50% तक हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है वो हमारी बॉडी में 50% तक एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको हम हाफ वैल्यू डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाफ वैल्यू डेप्थ है। तो ये हाफ वैल्यू डेप्थ क्या है? जब इंटेंसिटी 50% एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम हाफ वैल्यू डेप्थ बोलते हैं। तो ये D इज हाफ वैल्यू डेप्थ जिस पे इंटेंसिटी 50% हो जाती है।
अब जो हाफ वैल्यू डेप्थ है वो देखा गया है कि फैट में सबसे ज़्यादा होती है, मसल में उससे कम होती है और बोन में सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो फैट है, फैट में जो अल्ट्रासाउंड है वो वैसी की वैसी निकल जाएगी, कम से कम एब्जॉर्ब होएगी फैट में, ऐसी मसल में थोड़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगी और जो हाफ वैल्यू डेप्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इन ग्राफ्स की स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि 50% ऑफ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एब्जॉर्प्शन होती कैसे है? तो ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन पे, किसी चीज़ के अंदर कितना स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो जितना ज़्यादा जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा उसमें उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होएगी और उतनी ही ज़्यादा हीट उसमें बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो होता है हमारी बोन में। ठीक है, फिर बोन के बाद कार्टिलेज, टेंडन्स, ठीक है हमारी, फिर आता है मसल्स, फिर फैट, ब्लड। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी हमारे टिश्यू में बढ़ेगी। तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन पे। एक और चीज़ पे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है या फिर हाफ वैल्यू डेप्थ डिपेंड करती है, दोनों ही चीज़, वो है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में हम अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो हाफ वैल्यू डेप्थ 3 मेगाहर्ट्ज़ की कम होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ से, और एब्जॉर्प्शन जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ की ज़्यादा होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ से। क्यों? क्योंकि जो 3 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ कम होती है तो वो ज़्यादा टिश्यू के अंदर जा नहीं पाती और सुपरफिशियली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो 3 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होएगी, लेकिन जो हाफ वैल्यू डेप्थ है वो कम हो जाएगी अब, क्योंकि वो सुपरफिशियली एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, और सुपरफिशियली एब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो सारा का सारा यहीं पे ही डिसिपेट हो जाएगी हीट एनर्जी, और फिर वो आगे कम से कम जा पाएगी। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि क्लियर हो जाएगा आपको जब आप एक ग्राफ स्टडी करोगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ्स बना रखे हैं। ठीक है, एक ग्राफ है ये और ये एक ग्राफ है दोनों। ठीक है, तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? इस चीज़ का, ये जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ्स में। तो ये ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहा है हीटिंग को। ये जो वाई एक्सिस है ये है हीटिंग, कि टिश्यू में कितना हीटिंग हो रही है, और ये एक्स एक्सिस है डेप्थ, की कितना ज़्यादा अंदर तक अल्ट्रासाउंड जो है वो टिश्यू में गया है। तो ये जो 3 पीक्स दिख रही है हमको, 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों ग्राफ्स में वो क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो ये है हमारा फैट, ये है मसल, ये है बोन। सिमिलरली इन तीनों ग्राफ में फैट, मसल, बोन। तो यहाँ पे जो मसल का और फैट का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर तक फैट है, और 6 से 7 सेंटीमीटर तक हमारे पास यहाँ पे मसल है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डेप्थ तक मसल है और उसके बाद बोन आ रही है। तो इतनी देर तक जब वो बोन तक पहुंचेगी तो जो ये हीट एनर्जी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो चुकी होगी मसल में, और बोन तक बहुत ही कम पहुंचेगी। तो बोन में जो हीटिंग होएगी वो बहुत ही कम होएगी एज कम्पेयर टू उन टिश्यूज़ में जिसमें बोन बहुत ही सुपरफिशियल होती है, या फिर जिनमें मसल मास और फैट बहुत ही कम होता है। जैसे जब हम अल्ट्रासाउंड किसी बोनी प्रोमिनेंस पे लगाते हैं तो यहाँ पे फैट सिर्फ 10 मतलब 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर तक मसल है हमारी, उसके बाद बोन शुरू हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे जो बोन में हीटिंग है दोनों में ही 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़, ये 2 ग्राफ हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हैं एक ही टिश्यू के लिए, बस एक में हम 1 मेगाहर्ट्ज़ दे रहे हैं, एक में 3 मेगाहर्ट्ज़। तो दोनों में ही जो बोन में हीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बोन में हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मसल और फैट जो है इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही कम है। अब बोन में आप हाफ वैल्यू डेप्थ भी देखो, हाफ वैल्यू डेप्थ मैंने क्या लिखा है, बोन में जो है सबसे कम है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो बोन में सबसे ज़्यादा है। तो बोन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने की वजह से बोन में हीटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है, और हाफ वैल्यू डेप्थ कम होने की वजह से ये सुपरफिशियली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, आगे जाता नहीं है बोन में। ठीक है,
तो इसी वजह से हमारी बोन में पेरियोस्टियल बर्न्स या पेरियोस्टियल पेन होने के चांसेस ज़रूरी है, क्योंकि पेरियोस्टियम सुपरफिशियल सरफेस है, तो सुपरफिशियल सरफेस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ज़्यादा अंदर तक जाती नहीं, क्योंकि उसकी हाफ वैल्यू डेप्थ कम है। और सुपरफिशियल सरफेस पे इस एब्जॉर्प्शन की वजह से हीटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। इस पेरियोस्टियल पेन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे अच्छे से, ठीक है। उससे पहले बोन हमने देख लिया, फैट और मसल्स भी देख लेते हैं। फैट आप तीनों में देखो, तीनों में फैट जो डिप हो रहा है वो कम से कम हो रहा है, और फैट का जो हीटिंग है वो तीनों में ही कम है एज कम्पेयर टू मसल और बोन। फैट कम है तीनों में ही, तो तीनों में फैट कम होने का मतलब है कि तीनों में जो एब्जॉर्प्शन है हीट की वो बहुत ही कम, अल्ट्रासाउंड की वो फैट में कम है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। तो फैट में हीटिंग सबसे कम होएगी, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही है अल्ट्रासाउंड की। और जो ये मैंने बोला कि तीनों में कम कम नीचे जा रहा है, तो इसकी जो हाफ वैल्यू डेप्थ है वो तीनों में ही ज़्यादा है। यहाँ पे ये हाफ यहाँ कहीं तक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो सीधा ही जा रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे हाफ कहीं यहाँ कहीं पे हो रहा है। तो हाफ वैल्यू डेप्थ इसलिए फैट की ज़्यादा है। और मसल में आप देखो, मसल में हीटिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ज़्यादा हो रही है, फैट से ज़्यादा हो रही है। तो मसल में हीटिंग ज़्यादा होगी क्योंकि मसल में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, और मसल की हाफ वैल्यू डेप्थ जो है वो फैट से कम है, क्योंकि देखो ये शुरू में ही जो है 50% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यहाँ पे भी 50% शुरू में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और यहाँ पे भी 50% शुरू में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो हाफ वैल्यू डेप्थ मसल की एज कंपेयर टू फैट जो है कम है, और एब्जॉर्प्शन फैट से ज़्यादा है मसल्स में। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं, सिर्फ ये दोनों सेम टिश्यू के लिए थे, एक 1 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, एक 3 मेगाहर्ट्ज़ के लिए। तो यहाँ पे मसल में जो सुपरफिशियल हीटिंग है वो कम है, और यहाँ पे जो मसल में सुपरफिशियल हीटिंग है वो ज़्यादा है। ये डेप्थ है ना, तो शुरू में तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, तो सुपरफिशियल हीटिंग 1 मेगाहर्ट्ज़ में कम है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन 1 मेगाहर्ट्ज़ की 3 मेगाहर्ट्ज़ से कम है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं हो पाएगा वो सुपरफिशियली, लेकिन ज़्यादा डीप तक जा पाएगा। यहाँ पे सुपरफिशियल हीटिंग ज़्यादा है बहुत, लेकिन डेप्थ तक पहुँचते पहुँचते अब इसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा है। तो ये दोनों ग्राफ्स ये बता रहे हैं कि जो 1 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा डीपर तक जाएगी और डीप टिश्यू को हीटिंग करेगी, लेकिन सुपरफिशियल हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करेगी। और जो 3 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है वो सुपरफिशियल हीटिंग ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो वो सुपरफिशियली ही अपना एनर्जी लूज़ कर देगी हीट के फॉर्म में, और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को जो है हीट ज़्यादा करेगी एज़ कम्पेयर टू डीप स्ट्रक्चर। डीप तक पहुँचते पहुँचते वो कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम पेरियोस्टियल पेन पे, ठीक है। तो पेरियोस्टियल पेन कैसे होता है मैंने बता दिया आपको, क्यों होता है, क्योंकि एक तो बोन में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और दो चीज़ें और जिसकी वजह से पेरियोस्टियल बर्न या पेरियोस्टियल पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो है शेयर वेव्स, तो शेयर वेव्स क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो शेयर वेव्स, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी वो भी ज़्यादा होएंगी, ठीक है। तो बोन इंटरफेस पे जो हीटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बोन पे सुपरफिशियली ही जो हमारी अल्ट्रासाउंड है वो एब्जॉर्ब हो गई है, और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है और ज़्यादा अंदर तक गई नहीं है, जिस वजह से पेरियोस्टियल पेन या फिर पेरियोस्टियल बर्न हो सकते हैं। और ये कब होते हैं, जब आप बोनी प्रोमिनेंस पे बिना अल्ट्रासाउंड को मूव करे, आप जो हेड है उसको बिना मूव करे बहुत देर तक रखते हो, तो ये पेरियोस्टियल पेन या पेरियोस्टियल बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते रहो तो इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर आप पल्स कर दो अल्ट्रासाउंड को कंटिन्यूस की जगह, तो भी पेरियोस्टियल बर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने अब पल्स अल्ट्रासाउंड का नाम लिया है, तो हम पल्स अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ते हैं अब, कि पल्स अल्ट्रासाउंड होती क्या है और यूजेस क्या है इसके। तो पल्स अल्ट्रासाउंड, जैसे कि आपको पता है कि जो सर्किट है ऊपर कंट्रोल सर्किट, वो ऑसिलेटर सर्किट को ऑन ऑफ करेगा और कुछ पल्सेस में, कुछ बर्स्ट में हमारे अल्ट्रासाउंड को आगे भेजेगा, ठीक है। तो ये जो पल्सेस हैं, ये जो आगे भेज रहा है, ये दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है पल्सेस, ठीक है, कि पल्सेस और रेस्ट टाइम जो है, एक है मार्क स्पेस रेशियो और एक है ड्यूटी साइकिल।
तो मार्क स्पेस रेशियो है इम्पल्स और रेस्ट इंटरवल का रेशियो, ठीक है, कि जो इम्पल्स का इंटरवल है और जो रेस्ट का इंटरवल है इसका रेशियो। तो ये ऑन और ऑफ बता रहा है, ठीक है। तो ऑन टाइम रेशियो और ऑफ टाइम रेशियो। तो जो मार्क स्पेस रेशियो है ये है। तो जो आप मशीन में देखते हो 1:1, 1:4, 1:9, वो मार्क स्पेस रेशियो होता है कि 1 रेशियो के लिए जो पल्स है वो गई है और 4 रेशियो के लिए 4 पार्ट्स के लिए रेस्ट टाइम था, ठीक है। तो मार्क स्पेस रेशियो से हम पल्स डिफाइन कर सकते हैं कितने पल्स पे हम अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं। दूसरी तरीके से हम बता सकते हैं वो है ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ड्यूटी साइकिल है जितनी पल्स हमने दी है अपॉन में जितनी पल्स हमने दिया उसका इंटरवल प्लस में रेस्ट का इंटरवल, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे पल्स इंटरवल अपॉन में पल्स इंटरवल प्लस रेस्ट इंटरवल। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1:4 वाला है। तो 1:4 1 पार्ट के लिए हमने पल्स दी थी और 4 पार्ट्स के लिए हमने रेस्ट दिया था। तो मान लेते हैं अगर 2 सेकंड की पल्स है तो 2 सेकंड पल्स गई थी और 8 सेकंड जो है वो रेस्ट टाइम था, फिर 2 सेकंड पल्स गई थी और 8 सेकंड रेस्ट था, तभी ये 1:4 बनेगा। तो अब जो ड्यूटी साइकिल है उसमें मैंने लिखा है पल्स इंटरवल। पल्स इंटरवल कितना है 2 सेकंड अपॉन में पल्स इंटरवल प्लस रेस्ट टाइम। पल्स इंटरवल है 2 और रेस्ट इंटरवल है 8, 2 + 8 होता है 10। तो 2 अपॉन में 10 आएगा, ये 2 अपॉन 10 हो गया 20%। तो ड्यूटी साइकिल परसेंटेज में हम लिखते हैं 1:4 का हो गया 20%, 1:1 का हो गया 50%। तो कुछ मशीन्स में ड्यूटी साइकिल लिखी होती है पल्स जहाँ पे आपको सेट करना होता है, या फिर मार्क स्पेस रेशियो लिखा होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने पल्स की क्यों। हम कंटिन्यूस मोड पे अल्ट्रासाउंड दे रहे थे, पल्स करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो रिसर्चेस में देखा गया है कि पल्स अल्ट्रासाउंड देने से जो अक्यूट स्टेज में हीलिंग है, टिश्यू हीलिंग है, वो ज़्यादा होती है। और पल्स मोड पे हम जो पीक इंटेंसिटीज़ हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस। क्योंकि कॉन्टिन्यूस में पीक इंटेंसिटीज़ जो है आप जो मशीन में सेट करोगे वो पीक इंटेंसिटीज़ होंगी। तो कॉन्टिन्यूस पे आप ज़्यादा इंटेंसिटी तक नहीं जा सकते, लेकिन पल्स पे आप ज़्यादा इंटेंसिटीज़ तक जा सकते हो कि एवरेज तो कम ही मिल रहा है। अगर आप 2.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट करते हो और उसको 1:9 पे देते हो तो ओवरऑल एवरेज टाइम के अंदर कम मिल रहा है टिश्यू को, लेकिन पीक इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है। और यही इसका नुकसान भी है कि पीक इंटेंसिटी से टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं। और जो पल्स अल्ट्रासाउंड है वो ज़्यादा जो उसका इफेक्ट है वो डिपेंड करता है नॉन थर्मल इफेक्ट्स पे, ठीक है। क्योंकि आप पल्स कर दिया आपने तो हीटिंग ज़्यादा होएगी नहीं, तो थर्मल इफेक्ट्स वैसे ही ज़्यादा नहीं होंगे, तो नॉन थर्मल इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है पल्स अल्ट्रासाउंड। पर पल्स अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे हैं ये नहीं हैं, इस पे अभी और रिसर्च होनी बाकी है। अभी कोई भी रिसर्च एग्जैक्ट ऐसा नहीं कहती कि पल्स अल्ट्रासाउंड और कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड में एग्जैक्ट ये डिफरेंस होता है। तो इस टॉपिक पे और रिसर्चेज अभी होनी बाकी हैं। अब आ जाते हैं हम फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड कि अल्ट्रासाउंड के मैकेनिज्म क्या हैं जिसके थ्रू वो थेरेपेटिक इफेक्ट्स हमको देती है। तो दो तरीके से अल्ट्रासाउंड काम करती है, ऐसा रिसर्चेज में देखा गया है। एक है थर्मल और एक है नॉन थर्मल, 2 मैकेनिज्म है। तो थर्मल के अंदर आ गया हीटिंग से, ठीक है। हीटिंग से क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड हीट प्रोड्यूस कर रही थी डीपर टिश्यूज़ में, उससे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। और नॉन थर्मल जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था उससे क्या फ़ायदे हमको मिल रहे हैं। तो पहले हम थर्मल देख लेते हैं। तो हमको जो टिश्यू का टेम्परेचर है वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है अगर हमको हीलिंग इंड्यूस करानी है, तो टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो अल्ट्रासाउंड से टिश्यूज़ में हीटिंग बढ़ती है, ये देखा गया है। और हीटिंग से मसल स्पाज्म कम होता है, ठीक है, और पेन कम होता है। तो हीटिंग से पेन और मसल स्पाज्म कम होता है। और हीटिंग से जो फाइब्रस टिश्यू हमारे बॉडी में बन जाते हैं, या फिर जो कैप्सूल है
उनकी जो एक्सटेंसिबिलिटी है अल्ट्रासाउंड उसको भी बढ़ाता है हीटिंग के थ्रू, लेकिन रीसेंट रिसर्चेस में देखा गया है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं लाता एक्सटेंसिबिलिटी में टिश्यूज़ की। और ये जो थर्मल इफेक्ट्स है ये एक और चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जो पहले की कंडीशन है उस टिश्यू की, कि पहले से उसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड को हॉट पैक के बाद देते हो तो जो अल्ट्रासाउंड की हीटिंग होगी डीपर टिश्यूज़ की वो ज़्यादा होएगी, ठीक है, ये रिसर्चेस में देखा गया। और अगर आप ऐसे ही अल्ट्रासाउंड को कोल्ड पैक के बाद देते हो तो जो डीपर टिश्यूज़ की हीटिंग होएगी वो कम होएगी। तो प्री जो टेम्परेचर है हमारे टिश्यू का वो भी डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड की, मतलब वो भी इफेक्ट करता है अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन पे कि कितनी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्ब होएगी। तो पहले से अगर टिश्यू वार्म है तो अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होएगी डीपर टिश्यूज़ में। तो अगर आपको डीपर टिश्यूज़ में अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवानी है तो आप हॉट पैक के बाद अल्ट्रासाउंड दे सकते हो। अब आ जाते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट्स पे। तो नॉन थर्मल इफेक्ट्स 4 मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, ऐसा थ्योरी में लिखा गया है। तो पहला है कैविटेशन। तो कैविटेशन, कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस। तो कैविटेशन का मतलब जब हम अल्ट्रासाउंड किसी मीडियम में देते हैं तो उसके अंदर गैस बबल्स बनने लगते हैं और ये गैस बबल्स अपनी अपनी जगह जो है ऑसिलेट करने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे गैस बबल बनते हैं, ठीक है, और ये अपनी जगह आइसोलेट होने लगते हैं। और इस कैविटेशन की वजह से जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो बढ़ता है और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है सेल के आसपास वो बढ़ता है। और ये कैविटेशन 2 टाइप की होती है, स्टेबल कैविटेशन और अनस्टेबल कैविटेशन। स्टेबल कैविटेशन जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं और इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और जो अनस्टेबल कैविटेशन है उसमें क्या होता है कि ये इतने ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं कि ये पॉप आउट हो जाते हैं बबल्स और ये जो है टिश्यू डैमेज करते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि ये जो कैविटेशन है वो इतनी कम इंटेंसिटी पे होती ही नहीं है, ठीक है। जो हम 1 मेगाहर्ट्ज़ जो 3 मेगाहर्ट्ज़ की जो हम इंटेंसिटीज़ देते हैं उस पे ये कैविटेशन नहीं होती और अनस्टेबल कैविटेशन होना तो बहुत दूर की बात है। तो इस पे भी मिक्स्ड रिसर्चेज हैं, इस पे भी और रिसर्चेज होना बाकी है कि कैविटेशन के थ्रू जो अल्ट्रासाउंड है वो काम करती है कि नहीं। दूसरा आ जाता है स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई भी 2 वेव्स सेम फेज में होंगी, ये 2 वेव्स सेम फेज में है और जब ये सुपर इम्पोज करेगी, मैं इस वेव को इस वेव के ऊपर रख दूंगा, ये दोनों सेम पाथ में आ गई तो एक बड़ी वेव बनेगी जो कि इनके डबल होएगी, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो टिश्यूज़ में बनती हैं और ये स्टैंडिंग वेव्स जो है ये जो हमारा वेसल्स है उसमें स्टेसिस करती है, मतलब ब्लड रोकती है वहाँ पे और एपिथेलियम की इंजरी कर सकती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव्स बनना भी नेग्लिजिबल हो जाता है अगर आप अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसड्यूसर है या अल्ट्रासाउंड का जो हेड है उसको मूव करते रहो तो स्टैंडिंग वेव्स भी नहीं बनती इतनी ज़्यादा कि वो टिश्यू को डैमेज कर सके। थर्ड आ जाता है अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग। तो अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग 2 तरीके की होती है, बल्क स्ट्रीमिंग और माइक्रो स्ट्रीमिंग, ठीक है। बल्क और माइक्रो। तो बल्क तो होता है कि जो आपको दिखता है, ठीक है, जैसे अगर आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर पानी डालोगे तो जो पानी जो वाइब्रेट होता है वो बल्क स्ट्रीमिंग हो गया जो कि अल्ट्रासाउंड की वजह से हो रहा है। तो माइक्रो स्ट्रीमिंग हो गया सेलुलर लेवल पे इस वाइब्रेशन का होना। तो सेलुलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से टिश्यू की परमिएबिलिटी बढ़ती है। अगर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर जो आयंस है वो वाइब्रेट करेंगे किसी फ्रीक्वेंसी पे तो जो परमिएबिलिटी है सोडियम आयंस की वो बढ़ जाती है। तो इन विट्रो रिसर्चेज में देखा गया है कि सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम अपटेक बढ़ जाता है, मास्ट सेल का प्रोडक्शन बढ़ता है और मैक्रोफेजेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमने पीछे देखा था कि कैविटेशन होती ही नहीं है इतनी कम इंटेंसिटी पे। तो अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग से ये इफेक्ट होना हमारी बॉडी में अच्छे से प्रूव नहीं करता क्योंकि अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग डिपेंड कर रहा था कैविटेशन पे कि मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा तो ही आगे ये चीज़ें होंगी। लेकिन एक रिसर्च में ये प्रूव हुआ कि कैविटेशन जो है वो इतने कम इंटेंसिटीज़ पे होती नहीं है। तो क्लिनिकली
इन इफ़ेक्ट्स को बॉडी में देखना, इस पे भी और रिसर्च अभी होनी चाहिए। और ठीक है, तो क्लिनिकली ये प्रूफ हर जगह नहीं मिलेगा आपको मिक्स स्टडीज़ मिलेगी। कुछ में होगा जो मैंने बताया कि ये सेलुलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, और कुछ में लिखा होगा कि ये जस्ट प्लेसिबो इफेक्ट होता है। ऐसा कोई भी चेंज सेलुलर लेवल पे नहीं होता। लास्ट आ जाता है माइक्रो मसाज। तो माइक्रो मसाज होता है सेलुलर लेवल पे प्रेशर्स का डिफरेंस बनना। ठीक है, तो जो सेल है हमारी, सेल और टिश्यू में प्रेशर का एक डिफरेंस बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर सेल में एडिमा है तो एडिमा कम हो सकता है, सेल से वो टिश्यू से वो फ्लूइड बाहर निकल सकता है। लेकिन इस पे भी रिसर्च होना भी बाकी है। ये जो मैकेनिज्म है ये अच्छे से वेल अंडरस्टूड अभी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट करेंगे कि अल्ट्रासाउंड थेरेप्यूटिकली क्या इफेक्ट्स लाता है ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट रिसर्चेस